हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू इनसाइडर पीटिया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड के बारे में। और आज इस वीडियो में इनका Q1 FY25 के रिजल्ट के बारे में देखेंगे। इनका रिजल्ट कैसा आया हुआ है, मैनेजमेंट ने अपने क्वार्टरली अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल में अपने बिजनेस के बारे में क्या अपडेट थी, ताकि हम डिसाइड कर पाएं कि हमारी शक्ति पंप में क्या इन्वेस्टमेंट हो सकती है। तो दोस्तों, वीडियो आगे कंटिन्यू करूंगा, लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा कि तकरीबन 4 महीने पहले मैंने शक्ति पंप इंडिया लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट किया था और उस टाइम मैंने वीडियो भी बना करके आप लोगों को अपडेट किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो जाकर के देख लीजिए, लिंक आई बटन में दिया हुआ है। और चलिए चलते हैं शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड के बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसके शेयर प्राइस के चार्ट की तरफ थोड़ा नजर डालेंगे। तो दोस्तों, बताना चाहूंगा कि जब ये शेयर हमने रिकमेंड किया था अप्रैल में, तो ये 1400-1500 के आसपास था। फिर उसके बाद ये शेयर हाई लगाया 2800 रुपए का। उसके बाद ये फिर नीचे आ गया था 2200-2300 रुपए का। फिर इसने नया हाई लगाया, लेकिन रिजल्ट आने से पहले ये शेयर गिर गया था, 3900 रुपए के आ गया था। फिर ये शेयर बाउंस बैक किया 4500 रुपए का, फिर थोड़ा सा नीचे आया, अभी फिर से 4500 रुपए के आसपास आ गया है। यानी प्रीवियस जो इसका हाई है, ऑल टाइम हाई यहाँ पे देख सकते हैं, 4700 रुपए का हाई यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन अभी करंट टाइम में 4472 रुपए की क्लोजिंग हुई है। आज भी ये शेयर 4.5% अप है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। टेक्निकली देखा जाए तो चार्ट बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा है। हो सकता है आने वाले दिनों में ये शेयर और भी ऊपर जाता हुआ हमें दिखाई दे। तो दोस्तों, अगर कंपनी की मार्केट कैप की बात करें तो ये 8956 करोड़ की मार्केट कैप है। स्टॉक पी का 38 का दिख रहा है। तो दोस्तों, जब मैंने वीडियो बनाया था 1500 के लेवल पे, तो उस टाइम भी इसका स्टॉक पी 30-35 का दिख रहा था। और मैंने बताया था कि अगर फ्यूचर में अच्छे प्रॉफिट्स ये कंपनी रिपोर्ट करती है तो इसका पी 15-16 का दिखने लगेगा। लेकिन वहां से शेयर ऑलमोस्ट 3 गुना हो चुका है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी भी इसका स्टॉक पी 38 का है। तो दोस्तों, अगर इनके क्वार्टरली रिजल्ट की तरफ एक नजर डाला तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जून 2023 में इन्होंने 113 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया था। ये रेवेन्यू बढ़ करके 568 करोड़ का हो गया। इसी के साथ पिछले साल तो कुछ प्रॉफिट था ही नहीं, 1 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो बढ़ करके 93 करोड़ का हो गया। तो इसलिए मैंने कहा था कि यहाँ पे जो नेग्लिजिबल सा प्रॉफिट दिख रहा है, वो जैसे ही प्रॉफिट अप होगा इनका पी दिखने लगेगा। अभी सितंबर क्वार्टर की भी बात करें तो यहाँ पे सिर्फ 6 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने रिपोर्ट किया था लास्ट ईयर। अभी सितंबर जो क्वार्टरली रिजल्ट आएगा वहाँ पे अगर सिर्फ 90 का ही रन रेट कंटिन्यू हो जाए तो इनका स्टॉक पी फिर से 20-25 का दिखने लगेगा। तो दोस्तों, ओवरऑल बिजनेस में काफी ज्यादा ग्रोथ हुई है। अगर इसका हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें टीटीएम बेसिस पे, तो टीटीएम जो मार्च 2024 तक इनका रेवेन्यू था 1371 करोड़ था, वो बढ़ करके 1825 करोड़ हो गया। इसी के साथ नेट प्रॉफिट जो इनका 142 करोड़ था वो बढ़ करके 233 करोड़ हो गया। हो सकता है FY26 में इनका नेट प्रॉफिट और ज्यादा अच्छा हो जाए। जैसा कि मैंने बताया कि सितंबर क्वार्टर जो लास्ट ईयर सिर्फ 6 करोड़ का रेवेन्यू था, अभी वहां पे भी मल्टीफोल्ड ग्रोथ हो जाएगी अगर हमारा सितंबर क्वार्टर आने वाला अच्छा प्रॉफिट रिपोर्ट करता है। इसी के साथ इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो 16% था वो बढ़ करके 19% का हो गया, जो कि काफी हेल्दी दिख रहा है। तो दोस्तों, थोड़ा सा बैलेंस शीट पे नजर डालते हैं। तो बैलेंस शीट में जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे 18 करोड़ की इक्विटी कैपिटल से बढ़ करके 20 करोड़ हो गया है। इसके पीछे की वजह है कि कंपनी ने कुछ शेयर इक्विटी डायलूट किए थे और वहां से नया फंड रेस किया था। और यहाँ पे बोरिंग भी देख सकते हैं कि नेग्लिजिबल सी बोरिंग है, जो कि 75 करोड़ थी, अभी थोड़ा सा बढ़ करके 83 करोड़ का हो गया। तो दोस्तों, ओवरऑल क्वार्टरली रिजल्ट काफी अच्छा आया। यहाँ पे बिजनेस जो लास्ट ईयर कुछ भी प्रॉफिट नहीं था, अभी 90 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है एवरी क्वार्टर रिपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से पी जो लास्ट ईयर थोड़ा सा हाई दिख रहा था क्वार्टरली रिजल्ट से पहले 50-60 का दिख रहा था, वो अभी 38 का दिखने लगा है। इसी के साथ अभी सितंबर क्वार्टर भी लास्ट ईयर कुछ प्रॉफिट नहीं था, 6 करोड़ का नेग्लिजिबल सा प्रॉफिट था, जो कि आने वाला सितंबर क्वार्टर अगर अच्छा रिपोर्ट करता है तो ये पी फिर से 20-22 का दिखने लगेगा। तो दोस्तों, अब आगे हम डिस्कस करेंगे कि मैनेजमेंट ने क्या कमेंट्री की, अपने बिजनेस के बारे में क्या अपडेट्स दिया, ताकि हम डिसाइड कर पाए क्या इस लेवल पे भी ये शेयर में फर्दर अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले इनकी जबरदस्त परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, ये इतनी अच्छी परफॉर्मेंस हुई, उसके पीछे की वजह है कि इनके पास जो ऑर्डर बुक, जैसे कि मैंने बताया था कि 2200 करोड़ के ऑर्डर बुक्स हैं, उनका एग्जीक्यूशन काफी फास्ट कर दिया। इसके अलावा इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो इंप्रूव हुआ है, उसमें इनका रॉ मटेरियल के प्राइसेस कम हो गए हैं। इसके अलावा इनका एग्जीक्यूशन रेट काफी हाई हो गया है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ऑफ स्केल इनके फेवर में काम कर रहा है, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग लेवरेज इनका प्ले आउट हो रहा है और प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो रही है। इसके अलावा रॉ मटेरियल के प्राइसेस कम हो गए हैं, इसकी वजह से यहाँ पे देखा कि इनका स्ट्रॉन्ग मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है, जो कि 15% का हुआ करता था, अभी
लेटेस्ट क्वार्टर में 24% का दिख रहा था। तो दोस्तों इन्होंने अपने वेंडर और सप्लायर से निगोशिएशन किया है। ये निगोशिएशन क्या है? ये निगोशिएशन है चूंकि इनको पता है कि हमारे पास ऑर्डर बुक है, हमें एग्जीक्यूट करना है, तो ये एडवांस में ऑर्डर प्लेस करके ये प्राइस निगोशिएट किया और इसी वजह से रॉ मटेरियल में इन्होंने 3% तक की कटिंग की है, जिसका डायरेक्ट बेनिफिट इनको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में मिल रहा है। तो दोस्तों इनकी ऑर्डर बुक और एग्जीक्यूशन प्लान की बात करते हैं। तो दोस्तों इनके टाइमलाइन की बात करें तो करेंट टाइम में इनके 2000 करोड़ के ऑर्डर है, जिनको इन्हें 15 महीने के अंदर एग्जीक्यूट करना है। इसके अलावा इनका नेक्स्ट क्वार्टर यानी सितंबर क्वार्टर यानी क्वार्टर 2 में इनका 500 करोड़ का ऑर्डर एग्जीक्यूट करने का प्लान है। लेकिन साथ ही साथ ये भी बताया कि यह क्वार्टर थोड़ा सा अनसर्टेन है क्योंकि यह मानसून सीजन है और मानसून सीजन की वजह से थोड़ा सा काम डिले हो सकता है। तो दोस्तों इनके ज्योग्राफिकल फोकस की बात करें तो ये अभी भी वही सेम स्टेट है, जैसे कि महाराष्ट्र से 1500 करोड़ के ऑर्डर्स हैं, राजस्थान है, हरियाणा है, इसके अलावा यूपी, तो यही एग्जिस्टिंग स्टेट थे, उसी में अभी ये अपना काम आगे बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों डोमेस्टिक कुसुम ऑर्डर तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन इसके अलावा इनको एक्सपोर्ट में भी ऑर्डर्स मिले हैं। चलिए उसको डिस्कस करते हैं। तो इनकी एक्सपेक्टेशन है कि इनको एक्सपोर्ट में भी अच्छे ऑर्डर मिल सकते हैं, जैसे इन्होंने बताया कि बांग्लादेश में भी जिस तरह से इंडिया में सोलर पंप इंस्टॉल किए जा सकते हैं, बांग्लादेश में भी सिमिलर तरह के ऑर्डर्स इनको मिल सकते हैं, जो कि कंपनी के लिए काफी अच्छा होगा। इसके अलावा दोस्तों इनका सबसे ज्यादा जो ऑर्डर्स मिले हुए हैं महाराष्ट्र से मिले हुए हैं, 1500 करोड़ के ऑर्डर्स हैं और यहाँ पे इलेक्शन स्टार्ट होने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं कि इलेक्शन का क्या इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों करंट टाइम में महाराष्ट्र में इलेक्शन होने वाला है और इसके अलावा हरियाणा और अदर स्टेट्स में भी इलेक्शन स्टार्ट होने वाले हैं, जिसकी वजह से काम में थोड़ा सा डिले हो सकता है, क्योंकि जब इलेक्शन स्टार्ट हो जाता है तो पेमेंट जो इनका प्रोसेस होता है वो स्लो हो जाता है। इसी वजह से इन्होंने महाराष्ट्र में अपना काम थोड़ा सा स्लो कर दिया। जैसे ही इनको इलेक्शन के बाद पेमेंट आना शुरू होगा, वहाँ पे काम थोड़ा तेजी से बढ़ाएंगे। तो अभी अगर शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो यहाँ पे इनकी ग्रोथ थोड़ा सा इम्पैक्ट हो सकती है, लेकिन अगर इनके टारगेट की बात करें तो ये एम कर रहे हैं 30% ग्रोथ की, जो कि लास्ट ईयर इन्होंने 1370 करोड़ का रेवेन्यू किया था। लेकिन दोस्तों अगर ये टीटीएम बेसिस पे देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑलरेडी इन्होंने 1825 करोड़ के रेवेन्यू कर चुके हैं। मतलब कि टॉप लाइन में अगर इस फाइनेंशियल ईयर में बात करें तो आप बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं होगा, लेकिन बॉटम लाइन ग्रो कर सकती है, क्योंकि लास्ट ईयर सितंबर क्वार्टर में इनका नेग्लिजिबल प्रॉफिट था। इसके अलावा ये 30% का जो गाइडेंस है आने वाले 3-4 सालों तक, ये काफी कॉन्फिडेंट है कि ये 30% की ग्रोथ को मेंटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों थोड़ा इनकी कास्ट रिडक्शन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इनका बेनिफिट मिल रहा है, सोलर पैनल के जो प्राइसेस कम हुए हैं इस वजह से इनका रिड्यूस हुई है कास्ट। इसके अलावा इनका रिडक्शन जैसे हमने डिस्कस किया था कि रॉ मटेरियल के प्राइसेस कम हुए हैं, जिसकी वजह से 3% रिडक्शन यहाँ भी देखने को मिला है। दोस्तों इसके अलावा कंपोनेंट सी पे भी काम स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि इन्होंने बताया कि 150 करोड़ के प्रोजेक्ट ये राजस्थान में अभी पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट कर चुके हैं। तो दोस्तों इस प्रोजेक्ट के फर्दर डिटेल्स के बारे में अगर डिस्कस करें तो इन्होंने बताया कि ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, यहाँ पे 50,000 रुपए का ईयरली बेनिफिट मिल सकता है फार्मर्स को। इसके अलावा डिस्काउंट्स को भी 1 लाख रुपए हर साल बचत हो सकती है। इसके अलावा डिस्काउंट जो भी इनका इन्वेस्टमेंट करते हैं 3 से 4 साल में सारा पैसा निकल जाएगा। तो दोस्तों ये प्रोजेक्ट ओवरऑल है क्या, मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब तक हमने देखा कि जो सोलर पैनल है उसका यूज सिर्फ पंप को चलाने के लिए यूज होता था, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसा सेटअप बनाया है, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर के आए हैं कि जिसकी वजह से ये जो सोलर में एक्स्ट्रा एनर्जी बचेगी उसको ये ग्रिड पे सप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि जो भी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उनको ये एनर्जी मिल जाएगी। तो यहाँ पे सबका बेनिफिट है, फार्मर्स जो कि एक्स्ट्रा एनर्जी जो मिल रही है उसको सप्लाई करके 50,000 रुपए हर साल बचा सकते हैं। इसके अलावा डिस्कॉम जो भी है उनको भी 1 लाख रुपए की बचत होगी, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी कंजर्व करके उसको बेटर तरीके से यूटिलाइज किया जा रहा है। तो टेक्नोलॉजी काफी यूनिक है। अब देखना ये होगा कि फ्यूचर में ये टेक्नोलॉजी कितना अडॉप्ट होती है, लेकिन अगर ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट हुई तो शक्ति पंप को सबसे ज्यादा इसमें बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि इन्हीं के पास ये टेक्नोलॉजी का पेटेंट है। तो दोस्तों अभी के लिए यहाँ से कोई रेवेन्यू नहीं आ रहा, लेकिन फ्यूचर में इसमें काफी ग्रोथ पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इसके अलावा महाराष्ट्र से इनको सबसे ज्यादा अभी ऑर्डर्स मिल रहे हैं। तो इनके महाराष्ट्र में गवर्नमेंट बजट क्या है अभी इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र में बजट में गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि 8.5 लाख पंप इंस्टॉल किए जाएंगे। इसके अलावा कंपनी ने काफी तेजी से अपना काम भी बढ़ा दिया है ताकि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे फायदा उठा सके। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि इनके पास 2200 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स मिले हुए हैं, लेकिन 2 क्वार्टर में इन्होंने तकरीबन 1000 करोड़ का रेवेन्यू किया है। इसके अलावा इनके पास 1400 करोड़ के ऑर्डर्स पेंडिंग है। तो देखने में ये मिला कि रिसेंट भी इनको कोई नए ऑर्डर्स नहीं मिले हैं, क्योंकि अभी इलेक्शन का सीजन है। इलेक्शन बाद जैसे ही खत्म होगा ये काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि इनको ऑर्डर मिलना शुरू हो जाएगा, जो कि फ्यूचर में जो ये 30% का ग्रोथ का टारगेट कर रहे हैं वो अचीव कर पाएंगे। तो दोस्तों चलिए इनकी एक्सपेंशन प्लान को थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने अपने पास्ट वीडियो में बताया था कि ये फंडिंग के लिए QIP किया था और ये इंटरनल अक्रूवल से भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 2 जगह पे हो रहा है। तो ये तो अपनी सोलर कैपेसिटी को
डबल कर रहे हैं। इसके अलावा ईवी सेक्टर में ये काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और दूसरा ये बताया कि ये बैंक की फाइनेंसिंग को अवॉइड कर रहे हैं और ये टोटली QIP से जो फंड रेज किया और इंटरनल अक्रूवल्स जो हो रहे हैं उसी से ये अपना फ्यूचर का इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो काफी अच्छी है कंपनी, कहीं ना कहीं डेट को अवॉइड करना चाहती है, जो कि मैनेजमेंट को बिजनेस पे फोकस करने में हेल्प करेगा। तो दोस्तों ये अपना बिजनेस कर रहे हैं गवर्नमेंट का, और यहाँ पे रिसीवेबल और इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करना काफी जरूरी हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में अक्सर हमारा पैसा फंसा होता है। तो दोस्तों इनकी करंट रिसीवेबल्स की बात करें तो 883 करोड़ के रिसीवेबल पेंडिंग है 30 जून 2024 तक। तो आप देख सकते हैं कि 900 करोड़ का रेवेन्यू किया और 883 करोड़ का रिसीवेबल भी हो गया। यही प्रॉब्लम होती है एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने में, लेकिन पेमेंट आपका सिक्योर होना चाहिए, सूनर और लेटर पेमेंट तो मिलेगा, बट यहाँ पे वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन चूंकि कंपनी ने ऑलरेडी QIP कर लिया है तो इनके लिए कोई बड़ा इशू नहीं है। इसके अलावा शक्ति EV मोबिलिटी में भी ये 250 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने का प्लान है, जो कि ये 2 साल में ये इन्वेस्टमेंट करेंगे। और इनका काफी पास्ट का एक्सपीरियंस है, ये मोटर और कंट्रोलर्स में है, इसीलिए ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे स्टार्ट करना चाहते हैं, जो कि पर्टिकुलरली EV के लिए होगा। इसके अलावा इनका दोस्तों जो EV में जो प्रोजेक्ट चल रहा है ये ऑलरेडी 2000 बसों में इंस्टॉल किए जा चुके हैं इनके मोटर्स और कंट्रोलर, और ये अपनी प्लांट और मशीनरी को इंस्टॉल कर रहे हैं ताकि अपना मोटर और कंट्रोलर की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सके। तो दोस्तों अगर इनकी गवर्नमेंट ऑर्डर्स और इनके पेमेंट की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया था कि इनका स्लो डाउन हो गया है महाराष्ट्र में, क्योंकि यहाँ पे पेमेंट डिले हो रहा है। जैसे ही पेमेंट रिलीज होंगे ये काम अपना स्टार्ट कर देंगे। रिसेंटली इनको 50 करोड़ और 60 करोड़ रुपए का पेमेंट जल्दी ही मिला था, तो और पेमेंट इनको जैसे ही रिलीज होगा ये अपना काम तेजी से बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों इनका फ्यूचर प्लान ये है कि अपनी स्पीड को बढ़ा दें, क्योंकि इनके पास डिमांड काफी ज्यादा है। ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले क्वार्टर्स में इनको अच्छे ऑर्डर्स भी मिलेंगे। तो अभी इनको कुछ देखना नहीं है, कुछ अलग से बिजनेस नहीं करना है, बल्कि जो इनके गवर्नमेंट के ऑर्डर मिल रहे हैं जो कि काफी क्लियर है कि फ्यूचर में और भी ज्यादा डिमांड देखने को मिल सकती है, तो ये अपना फोकस सिर्फ अपने ऑपरेशन की स्पीड को बढ़ाने में काम कर रहे हैं। तो दोस्तों इनके रेवेन्यू और रॉ मटेरियल की अगर बात करें तो करंट क्वार्टर में 78% रेवेन्यू अकेले गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से आया है। तो करंट टाइम में 80% इनका बिजनेस गवर्नमेंट पे डिपेंड हो गया है। और इनकी की रॉ मटेरियल्स की बात करें तो सोलर पैनल है, स्टेनलेस स्टील है और कॉपर है। ये 3 तरह के मेनली रॉ मटेरियल है। तो दोस्तों इसके अलावा रेट कॉन्ट्रैक्ट से है और फार्मर का डिसीजन है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि आखिर है क्या। तो दोस्तों कंपनी ने बताया कि यहाँ पे नंबर ऑफ पंप्स की कोई लिमिटेशन नहीं है। तो दोस्तों हमने देखा है कि काफी फोरम्स में ट्विटर पे लोग बात करते हैं कि कंपनी के पास इतने लाख पंप इंस्टॉल करने का अपॉर्चुनिटी है। तो दोस्तों ऐसी कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पे कंपनी ने क्लियर किया कि ये जो भी प्रोजेक्ट है ये सब्सिडी बेस्ड है, सब्सिडी अमाउंट डिसाइड किया गया है। अब उसमें जितने भी नंबर्स ऑफ पंप से इंस्टॉल हो जाए वो इंस्टॉलेशन कंटिन्यू रहेगा। और यहाँ पे डिसीजन मेकिंग फार्मर्स के पास है, और जब तक गवर्नमेंट के पास बजट है ये फार्मर्स को वो सब्सिडी अलोकेट करती रहेगी। तो यहाँ पे ओवरऑल समझने को ये मिला कि नंबर्स ऑफ पंप की इंस्टॉल करने की कोई लिमिट है ही नहीं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था कि फंडिंग की बात करें तो 25 से 40% फार्मर को बियर करना पड़ता है। इसके अलावा जो बाकी बचा हुआ है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करती है। तो दोस्तों इसमें रिप्लेसमेंट साइकिल को भी समझना काफी जरूरी है, क्योंकि करंट टाइम में फार्मर्स को सब्सिडी तो मिल रही है, लेकिन फ्यूचर में जो पंप इंस्टॉल किए जा रहे हैं फ्यूचर में उनको रिप्लेस भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंपनी के पास रिप्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। तो मैनेजमेंट ने बताया कि VFD में 5 साल की रिप्लेसमेंट होनी है, पंप्स के लिए 10 साल और सोलर पैनल 25 साल के बाद रिप्लेस होना है। तो यहाँ पे इनको रिप्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और करंट टाइम में ये सेकेंडरी सेल ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, जहाँ पे ये रिप्लेसमेंट करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो दोस्तों चलिए थोड़ा डिस्कस करते हैं कि मैनेजमेंट अपनी कंपनी के लिए क्या ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है। तो दोस्तों यहाँ पे कंपनी का मानना है कि 25 से 30% ग्रोथ ही अगले 3 से 4 सालों तक ये कंटिन्यू कर सकती है। इसके अलावा इनका कैपेसिटी एक्सपेंशन का प्लान है कि FY27 तक ये अपनी कैपेसिटी डबल कर ले। तो दोस्तों शक्ति पंप को मैंने 1500 के लेवल पे रिकमेंड किया था, अभी शेयर प्राइस 4500 रुपए का चल रहा है। लेकिन आप भी अगर जानना चाहते हो कि करंट टाइम में मैं अभी कौन से शेयर रिकमेंड कर रहा हूँ तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा अगर आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा कुसुम 3 का भी प्रोग्राम है, चलिए उसके बारे में क्या अपडेट्स है थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर क्वार्टरली इंस्टॉलेशन की बात करें तो 15,000 क्वार्टरली बेसिस पे पंप इंस्टॉल हो रहे हैं और यहाँ से 450 करोड़ का तकरीबन रेवेन्यू इनका बुक हो रहा है। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कि कंपोनेंट सी पे पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया, तो इसमें
क्या रेवेन्यू पोटेंशियल देखने को मिल सकता है, चलिए उसको डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों ये जो अभी पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, इनकी 150 करोड़ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। तो अगर ये प्रोजेक्ट इनका सक्सेसफुल होता है तो यहाँ पे काफी बड़ा रेवेन्यू पोटेंशियल यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इनके कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान पे थोड़ा डिस्कस करें तो इनको कैपेसिटी का तो डबल करने का प्लान है, लेकिन अगर एग्जैक्ट पंप और मोटर्स की बात करें तो इनकी करंट कैपेसिटी है 5 लाख पंप्स और मोटर्स की, और यहाँ पे रेवेन्यू पोटेंशियल ये जब डबल कर लेते हैं 5000 करोड़ का रेवेन्यू पोटेंशियल देखने को मिल सकता है, जो कि करंट टाइम में सिर्फ 1800 करोड़ का ये रेवेन्यू इनका है। तो ये मेक श्योर कर रहे हैं कि फ्यूचर के लिए इनके पास इनफ कैपेसिटी हो ताकि ये आने वाली ग्रोथ को ये कैप्चर कर सके। तो दोस्तों इनके अगर ऑर्डर बुक की बात करें तो इन्होंने बताया कि जो करंट टाइम में ऑर्डर बुक का स्टेटस है ये आने वाले 15 महीने के लिए इनफ है। तो इनके पास ऑर्डर्स की कोई कमी नहीं है, और जैसे ही 2-3 क्वार्टर में इलेक्शन का सीजन खत्म हो जाएगा इनके पास इनफ ऑर्डर स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि फ्यूचर में इनको ग्रोथ दिलाने में हेल्प करेंगे। तो दोस्तों काफी हमने डिटेल में इसका डिस्कशन किया। अब इसके कंक्लूजन की अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल कंपनी काफी अच्छी रफ्तार से ग्रो कर रही है, जो कि लास्ट ईयर नेग्लिजिबल सा प्रॉफिट हुआ करता था, एक क्वार्टर में 1 से 2 करोड़ का प्रॉफिट होता था, अभी 90 करोड़ रुपए का एवरी क्वार्टर ये प्रॉफिट कर रहे हैं। इसी वजह से इनका पी जो अभी करंट टाइम में 38 का दिख रहा है वो आने वाले क्वार्टर में 20-22 का दिखने लगेगा। अगर शेयर की बात करें तो हम लोगों ने तो 1500 के लेवल पे बाइंग की है और अभी 3 गुना पैसा करके बैठे हुए हैं, लेकिन अभी शेयर काफी स्ट्रांग दिख रहा है, ये अपना नया हाई तीसरी बार टच करने वाला है। तो मुझे लगता है कि फ्यूचर में अभी इसमें काफी ज्यादा अपसाइड है, जिस वजह से अभी भी मैं होल्ड कर रहा हूँ और इस लेवल पे भी अपने इन्वेस्टर को रिकमेंड कर रहा हूँ कि इसमें पोजीशन बना सकते हैं। तो दोस्तों आपकी क्या इसमें इन्वेस्टमेंट है, अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियोस मैं रेगुलरली अपडेट करते रहता हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।